Hello students, today I will explain you Collard's law from electrochemistry chapter. Students, if you have seen my previous video, you have remember molar conductivity. So, regarding molar conductivity, today I will explain you limiting molar conductivity. And after then, I will introduce you Collard's law. So, before going to understand these topics, firstly we have to understand what is infinite dilution. Infinite dilution means zero concentration. So, students, let us start. What is infinite dilution? तो देखिए बच्चों, व्हाट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड व्हाट इज जीरो कंसंट्रेशन. तो आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए. वो पता होगी क्या? इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप के होते हैं. कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये पता है ना आपको कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि जब आप इसमें वाटर मिलाते हो तो वो क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. ठीक है, पूरी तरीके से टूट जाते हैं. तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे. बार बार उनका प्लस माइनस आयन आपको नहीं मिलेगा. एक बार वाटर मिला दिया तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा. अब आप क्या करोगे? जब इसमें वाटर का लेवल क्या करोगे? इंक्रीज करते जाओगे. तो वाटर का लेवल तो इंक्रीज होगा, मींस क्या होगा? डाइल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा. वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो डाइल्यूशन इंक्रीज होगा. बट आयंस जो होंगे उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, आयंस आपके इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होंगे. तो हम लोग बोल सकते हैं कि नो चेंज इन आयन. ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि आपने जो भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आपने क्या किया? वाटर मिक्स किया. ठीक है, जब वाटर एज अ सॉल्वेंट आपने मिक्स किया तो इसके सारे के सारे आयन एक बार में नहीं टूटते हैं. ठीक है, जो भी आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट समझते हो? फॉर एग्जांपल जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH. ठीक, इसमें आपने पानी मिलाया तो ये ऐसे होगा CH3COOH. कैसे होगा? CH3COO- एंड H+. ठीक, अब ये जरूरी नहीं कि जितना आपने लिया है सब एक बार में टूट जाए. ठीक है, क्योंकि ये वीक है तो थोड़ा थोड़ा टूटेगा. आपने थोड़ा सा वाटर मिलाया, फिर से ये प्लस माइनस में टूटा, फिर वाटर मिलाया, फिर प्लस माइनस में टूटा. यानी कि ये बार बार टूटता रहता है. तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता. ये कैसे डिसोसिएट होता है? पार्शियली डिसोसिएट होता है. ठीक है, पार्शियली डिसोसिएट होगा. इट्स मीन कि इसमें अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कभी भी 100% नहीं होगी. 100% नहीं होगी. अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 100% होगा. मीन्स कंप्लीट डिसोसिएशन मीन्स 100% डिसोसिएशन. आगे बात समझ में. अब यहाँ पर क्या होगा? जब आप डाइल्यूशन क्या करोगे? इंक्रीज करोगे तो फिर आयंस भी बार बार हर बार जितनी बार वाटर मिलाओगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयंस भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट में मिलेंगे. तो आयंस भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे. बात समझ रहे हो? आयंस भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, चाहे थोड़ा ही हो. ओके, और इसमें क्या होता है? एक बार में इंक्रीज हो जाते हैं. केवल डाइल्यूशन इंक्रीज होता है, आयन में कोई चेंज नहीं होता है. किसके केस में? स्ट्रॉन्ग के केस में. ओके, तो अब आयंस में कोई भी चेंज नहीं होता है. तो इट्स मीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है ना, जो हम लोगों ने समझा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से, वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है. ठीक, डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ तो इसका क्या होगा? कंडक्टेंस इंक्रीज होगा. कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, समझते हो ना? मोलर कंडक्टिविटी अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी, समझा है. मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कप m या फिर लैम्डा m, हमने इसे बोला था तो लैम्डा m ही बोल करके चलते हैं. ठीक है, तो ये कप m या फिर लैम्डा m से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक, लेकिन इसकी जो
कंडक्टिविटी होगी, जिसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, जिसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। बात समझ रहे हो, डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ। अब इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डाइल्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हो, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर क्या होगा, कंडक्टेंस क्या इंक्रीज होगा। तो हाँ, डाइल्यूशन इंक्रीज होने पर कंडक्टेंस मींस जी इंक्रीज होता है, बट कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा, यानी कि ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। और मोलर कंडक्टिविटी ये भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बात समझ में आ गई। चलो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास जाते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, क्योंकि ध्यान से समझना मेरी बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक बार में प्लस माइनस में पूरा का पूरा नहीं टूटता है। तो जितनी बार आप वाटर मिलाओगे थोड़ा उसका प्लस माइनस हिस्सा टूटेगा। थोड़ा समझ दो, जैसे मान लो ये हमने 100 यूनिट लिया इसे, तो 100 यूनिट में से ये 10 यूनिट प्लस माइनस में टूट गया, बचा फिर से 90 यूनिट। फिर से वाटर मिलाया तो जो 90 यूनिट है उसमें से फिर से 5 यूनिट टूट गया, बचा 85 यूनिट। तो ये बार बार प्लस माइनस में डिसोसिएट होता रहेगा। अब ये नहीं पता है कि ये कहाँ पर डिसोसिएट होना बंद हो जाएगा। बात समझ रहे हो, तो कहाँ पर डिसोसिएट होना बंद हो जाएगा वो आपको नहीं क्लियर है। तो इसलिए इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कभी भी 100% के इक्वल हम लोग नहीं मानते, कि मतलब कहाँ पर टूटा है हमें पता ही नहीं है, तो 100% हम लोग नहीं मानते बिकॉज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इसका जो डाइल्यूशन है वो जब जब हम इंक्रीज करते हैं, मीन्स पानी यानी कि सॉल्वेंट जब जब हम मिक्स करते हैं तो डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ। इट्स मीन आयन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, आयन इंक्रीज होंगे। और यहाँ पर भी जो कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस समझ रहे हो ना, यानी कि जी जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो भी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी भी यहाँ पर क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। बात समझ रहे हो। लेकिन कंडक्टिविटी, केवल कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी। ठीक है, तो क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आयन इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर आयन इंक्रीज नहीं हो रहा है। और कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, प्लस मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, बाकी चीजें सेम है। तो अब डाइल्यूशन का जो पीक पॉइंट है, कहाँ पर ये डिसोसिएट होना बंद हो जाएगा, वो आपको नहीं क्लियर है। ठीक है, आपको नहीं पता है कि कहाँ पर इसका डाइल्यूशन मीन्स कहाँ पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, वो आपको नहीं पता है। उस डाइल्यूशन को हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो वो डाइल्यूशन जहां पर हम लोग का कौन सा कंसंट्रेशन मिलता है, जीरो कंसंट्रेशन। अच्छा, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं, ये चीज आपको क्लियर हुई। तो अब चलो देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए हम थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो देखो इस हिस्से को हमें रफ करना है बेटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस पॉइंट को इसी के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए क्या होगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब हमने स्ट्रॉन्ग और वीक आपको बकायदा एक एक करके दोनों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग को लिया, केवल स्ट्रॉन्ग को लिया क्या, ताकि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको दिखा दें। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमने लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों लिया, ताकि हम आपको बता सके क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या बता सके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी जिसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो सकती है, जीरो कंसंट्रेशन हो सकती है। जीरो कंसंट्रेशन समझते हो, जहां पर कंसंट्रेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, कम हो गया। तो अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तुम्हें कुछ टर्म एंड कंडीशन पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है होता है वो क्या होता है, 100% कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। इसमें क्या होता है कि ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, इट्स मीन कि क्या होगा कि अगर आप इसे डाइल्यूट करोगे, यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे। ठीक है, ध्यान से समझना, डाइल्यूशन आपने इंक्रीज किया मीन्स इसमें पानी मिला दिया, क्योंकि एक बार में ये
प्लस माइनस में टूट गया। पानी मिलाने पे अभी हमने बताया कि आयंस तो आपके इंक्रीज डिक्रीज नहीं होंगे क्योंकि एक बार में टूट चुके हैं, तो आयंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो फिर क्या होगा, जो आयंस है या फिर जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्या होगी, मोबाइलिटी क्या होगी, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। क्यों इंक्रीज होंगे, क्योंकि पानी ज्यादा तो आयंस ज्यादा मूव होंगे, तो उसमें क्या होगी, मोबाइलिटी यानी कि मोशन इंक्रीज होगा, आयंस का ज्यादा स्पेस मिल गया ना, एरिया ज्यादा मिल गया, ठीक है, तो वो मोशन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ध्यान से समझना, जो डिस्टेंस है ना पानी मिलाने की वजह से क्या हो गया, बढ़ गया। जब बढ़ गया तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान से समझना, आपका कोई सॉल्यूशन है, उसमें देखो दो आयन है, एक पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन है, पास पास में है, आपने वाटर मिलाया तो यही प्लस माइनस क्या हो गए, दूर दूर हो गए। जब पास पास थे तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, वाटर मिलाने की वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, और कम हो गया तो ये आजाद होकर के घूमेंगे, यानी कि मोबाइलिटी इनकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई तो इनका कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। बात समझ रहे हो, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, यानी कि G क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, और मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि लैम्डा m जो कि हम लोग कप m भी बोल सकते हैं, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन्हीं दोनों को लेकर के चलते हैं ताकि इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग समझ लें। तो चलो देखो, मान लो हमारा स्टार्टिंग में सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो 100 ml था, और जो लैम्डा m है यानी कि मोलर कंडक्टिविटी जिसकी यूनिट क्या है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, याद है ना सब लोग को, ठीक है। तो ये जो है, ये जब ये 100 ml था तो इसकी जो वैल्यू थी हम मान लेते हैं कि क्या है, 0.5 है, ठीक है, 0.5 है। अब 0.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। फिर उसके बाद ये 200 ml हो गया, 200 ml हो गया, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग एक इक्वल वेरिएशन मान करके चलते हैं, तो ये क्या हो गया आपका 1.0 हो गया। फिर ये 300 ml हो गया, हमने और बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया आपका 1.5 हो गया। फिर ये 400 ml हो गया तो फिर ये क्या हो गया 2.0 हो गया। फिर ये 500 ml हो गया तो फिर ये क्या हो गया 2.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो गया। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब आपने कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू किया, डाइल्यूशन बढ़ाना शुरू किया, तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन समझ रहे हो कि इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी सॉल्यूशन में कितनी है, ठीक है। तो कितनी का मतलब क्या है, कितना उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो अगर जैसे मान लो आपके पास नमक और पानी का घोल है, आपने उसमें पानी मिलाया, ठीक, ध्यान से समझना, आपके पास नमक पानी का घोल है, आपने उसमें क्या किया, वाटर मिलाया, वाटर मिलाने के बाद टेस्ट किया, टेस्ट करने की बात कर रहे हैं अभी हम, मोलर कंडक्टिविटी नहीं समझ आ रहा है आपको, टेस्ट किया तो आपको वो सॉल्टी लगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद और वाटर मिलाया, फिर से और सॉल्टी लगाया, फिर आपने थोड़ा और वाटर मिलाया, तो वो कब तक आपको वाटर नमकीन लगेगा बताओ आप। एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पीरियड पे आपको उस वाटर के अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी न के बराबर लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने डाइल्यूशन इंक्रीज कर दिया है, और डाइल्यूशन इंक्रीज इतना कर दिया है कि सॉल्ट की क्वांटिटी मीन सॉल्ट का जो टेस्ट है वो न के बराबर लग रहा है, ठीक है। जहां पर सॉल्ट का टेस्ट न के बराबर लग रहा है, इट्स मीन कि सॉल्ट का उसमें सॉल्यूशन में मीन्स कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जीरो कंसंट्रेशन। क्या बोल सकते हैं?
जीरो कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई? फिर से सुनो ध्यान से। हमने आपको सॉल्ट का एग्जाम्पल दिया था। हमने कहा था 1 गिलास पानी है जिसमें आपने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला था और फिर आप टेस्ट कर रहे थे, वो वाटर सॉल्टी लग रहा था आपको, लेकिन आपने क्या किया, उसमें बार बार पानी बढ़ाते गए। मीन्स वो जो 1 ग्लास आप अमाउंट का वाटर आपने लिया है उसको क्या किया आपने, एक बड़े से कंटेनर में रख लेते हैं और फिर आपने क्या किया, उसमें वाटर की क्वांटिटी आप इंक्रीज करते जा रहे हो। तो एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिस टाइम पीरियड पे वाटर का जो सॉल्टी टेस्ट है वो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम आपने डाइल्यूशन जो है काफी बढ़ा दिया है। तो सॉल्ट की क्वांटिटी न के बराबर लग रही है, और जहां पर सॉल्ट की क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर न के बराबर लग रही है, इट्स मीन उसका कंसंट्रेशन वहां पर क्या हो गया है, जीरो हो गया है। जीरो का मतलब अब सॉल्ट न के बराबर है, जिससे उसका कंसंट्रेशन बना था, मीन सॉल्यूट है ही नहीं, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। और जो जीरो कंसंट्रेशन होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के केस में कैसे बोलेंगे? तो देखो यहां पर हम क्या कर रहे थे, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे थे, लैम्डा एम बढ़ते जा रहा था। अब वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड पे मीन्स वो वॉल्यूम इंक्रीज करने का पॉइंट, जिस पॉइंट पे सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है न के बराबर लग रही है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट न के बराबर लग रहा है, वहां पर लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो कि ये 2.5 के बाद जब ये 3.0 हुआ, तो आप चाहे जितना वॉल्यूम बढ़ाते चलो, यहाँ पर ये जो है इसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की क्वांटिटी न के बराबर हो गई है, डाइल्यूशन ही सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ना, वो क्या हो गया है, जीरो। जीरो वर्ड में लिख देते हैं, जीरो कंसंट्रेशन हो गया है। और इस जगह पे ये कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जा रही है, तो नहीं बदल रही है, तो जिसको उसका बोल सकते हैं सैचुरेशन। क्या बोल सकते हैं? सैचुरेशन। आगे बात समझ में? तो सैचुरेशन पॉइंट बोल सकते हैं। बात समझ में आई? तो अब वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये कांस्टेंट हो जा रहा है लैम्डा एम, उस पॉइंट को जिस पे ये जीरो कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम की वैल्यू जो कांस्टेंट हो जा रही है, फिक्स हो जा रही है, मीन्स वही रहेगी, आप चाहे जितना डाइल्यूशन बढ़ा लो, तो उस जगह पे जो लैम्डा एम है वो लैम्डा नॉट एम, यानी कि जीरो कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा नॉट एम हो जाएगी। जीरो के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, नॉट एम की। अब यहाँ पर कोई भी ये कांस्टेंट है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो इस लैम्डा एम को हमने क्या लिख दिया, लैम्डा नॉट एम। इट्स मीन कि ये क्या हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि एक लिमिट है, जिस लिमिट पे ये मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, और यहाँ पर अब कोई चेंज नहीं हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैम्डा नॉट एम। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? तो चलो अब देखो, ये तो आपको कहाँ पर दिखेगा, कहाँ पर दिखेगा, हर तरीके के सॉल्यूशन में दिख सकता है, चाहे जैसा भी सॉल्यूशन है सब में यही देखेगा। और जहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको मिलेगी क्यों? क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, आप डाइल्यूशन करते जाओगे, लेकिन ये जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, तो अब इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। ग्राफ के लिए क्या किया गया, ध्यान से समझना। ग्राफ क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि ग्राफ आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है, जिसकी हेल्प से आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो हम एक, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए, और जिसको हमने रफ करके बकायदा यहाँ पर आपको मेंशन किया है कि कैसे अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। और जो हमने लेट किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम, ठीक है, और ये मोलर कंडक्टिविटी, जहां पर ये मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है, वो कंसंट्रेशन क्या कहलाएगा, जीरो कंसंट्रेशन। तो ग्राफ के लिए देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, हम लोग लेंगे लैम्डा एम इज इक्वल टू
अंडर रूट सी, सी मीन्स कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन और लैम्डा एम का ये रिलेशन है जिसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। अच्छा, कंसंट्रेशन को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है जिसको इंक्रीज कर रहा है, किसके लिए, फॉर डाइल्यूशन, फॉर डाइल्यूशन के लिए क्या कर रहा है हम लोग, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डाइल्यूटेड होते जा रहा है सॉल्यूशन। तो अगर इसके कंसंट्रेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन, जैसे हम लोगों ने वॉल्यूम लेट किया वैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर साइड में हम आपको कंसंट्रेशन भी एक्सप्लेन कर देते हैं, टर्म बता देते हैं। कंसंट्रेशन समझते हो ना, सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट में, सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट में अगर मीन्स कुछ अमाउंट है, ठीक है, कुछ अमाउंट मीन्स सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें अगर उसका अमाउंट एक्सेस में लगा तो वो सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड, और अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी आपको कम लग रही है तो इट्स मीन कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम लग रहा है तो वो क्या है, लेस कंसंट्रेटेड है। बात समझ रहा हो? तो अब क्योंकि पानी केवल 100 ml था, वाटर मीन सॉल्यूशन 100 ml का था, तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन मान लेते हैं 5m, ठीक है। कंसंट्रेशन समझते हो ना, मोलैरिटी। जब 200 ml हो गया तो फिर इसका कंसंट्रेशन घट के हो गया 4m, 300 ml हो गया, मीन्स डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डाइल्यूशन के। मीन्स अगर कोई सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूटेड है इट्स मीन वो लेस कंसंट्रेटेड है। बात समझ रहे हो? तो अब यहाँ पर ये 100 ml था तो कंसंट्रेशन क्या हमने लेट किया, 5m। अब 200 ml के केस में 4m, 300 ml के केस में 3m एंड 400 ml के केस में 2m, फिर 500 ml के केस में 1m, और फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि जिसका इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, 0m, और इस 0m यानी कि 0 कंसंट्रेशन पे लैम्डा m की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। अब इसको लेट करने की क्या जरूरत थी, ताकि हम ग्राफ आपको इजीली एक्सप्लेन कर सके। तो चलो देखो, हमने यहाँ पर ग्राफ के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बना रहे हैं। y एक्सिस पे हमने लिखा लैम्डा m और x एक्सिस पे लिखा कंसंट्रेशन c। बात समझ रहे हो, ध्यान से समझना। अब तुम लोगों को पता है कि कंसंट्रेशन यहाँ पर 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से कंसंट्रेशन मेंशन कर दिया। यहाँ पर भी लैम्डा m की वैल्यू होगी। तो आपको अभी हमने कुछ चीजें बताई थी, क्या क्या बताई थी, कि जब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसका कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हर केस में वही होगा। तो अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो उसके लैम्डा m की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, ध्यान रखना। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का सेंस क्या है, इट्स मीन कि आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। सॉल्यूशन को आप ज्यादा डाइल्यूटेड कर रहे हो, इट्स मीन डाइल्यूट कर रहे हो, इट्स मीन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 5 था और मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी। जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन 5 की बजाय 4 किया तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, फिर उसके बाद ऐसे ही और आगे किया 3 तो और बढ़ गई, फिर किया 2, इस तरीके से कि बढ़ती चली जाएगी और आपको एक सीधा ग्राफ मिलेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर 0 कंसंट्रेशन पे आपको 0 कंसंट्रेशन पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लैम्डा नॉट m यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। 0 कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है कि कंसंट्रेशन देखो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और मोलर कंडक्टिविटी देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और एक ऐसा टाइम आया मींस 0 कंसंट्रेशन पे क्या हो गया, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मींस वो मोलर कंडक्टिविटी जो चेंज नहीं हो रही है, मींस वो लिमिट जिस लिमिट पे मोलर कंडक्टिविटी चेंज नहीं हो रही है
और उसी लिमिट को हम लोग बोल सकते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसका सैचुरेशन पॉइंट है। तो ये सैचुरेशन पॉइंट जिस पर मोलर कंडक्टिविटी चेंज नहीं हो रही है उसको हम लोग कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इस ग्राफ में 0 पे आपको मिल जाएगा लैम्डा नॉट एम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये तो हमारा ग्राफ था किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस के लिए, ठीक है। अब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं, तो इसको हम रफ करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। टू ओनली फॉर टू अंडरस्टैंड आई हैव ड्रॉन दिस टेबल बट यू कैन ड्रॉ फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है, आप अपने लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, नो मैटर, ठीक है। इसको ड्रॉ करके ग्राफ रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। अब वीक के लिए चलते हैं। तो देखिए वीक के केस में क्या होता है, वीक के केस में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखनी है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो भी होते हैं, ठीक है, वो क्या, उनमें क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या चेंज होते हैं। तो ध्यान दो, वीक इलेक्ट्रोलाइट पहली बात तो कि हमेशा प्लस एंड माइनस में कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर नो कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। तो कंप्लीट जो है ये डिसोसिएट नहीं होंगे। आगे बात समझ में, जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। इट्स मीन कि उनके अल्फा की वैल्यू जो होती है नॉट इक्वल होती है 100% के, पूरी तरीके से ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एसिटिक एसिड ले रहे हैं, ठीक, ये जब टूटता है ना तो इकट्ठा जितना भी आपने लिया है, अगर आपने इसको 10 यूनिट लिया है ना तो हो सकता है 10 यूनिट में से केवल 1 यूनिट पहली बार में डिसोसिएट हुआ हो प्लस माइनस में, फिर आपने वाटर मिलाया, फिर उसके बाद 0.5 यूनिट डिसोसिएट हुआ हो। इट्स मीन कि जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जितनी बार वाटर मिलाओ उतनी बार पॉजिटिव निगेटिव आयन में टूटते जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एसिटिक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट समझते हो ना, प्लस माइनस में टूटने वाले, और जितनी बार वाटर मिलाओ उतनी बार प्लस माइनस में टूटेंगे। तो अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर जब हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो आयंस भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। स्ट्रॉन्ग के केस में ऐसा नहीं था। स्ट्रॉन्ग के केस में आप डाइल्यूशन इंक्रीज करो, ठीक है, चाहे जो भी चेंज करो, आयन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आयंस एक बार में टूट जाते हैं तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। डाइल्यूशन इंक्रीज करो तो आयंस भी इंक्रीज होंगे। आयंस इंक्रीज हुए और बिकॉज ऑफ आप डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो तो आयंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, बात समझना ध्यान से, डिस्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। डिस्टेंस तो कॉमन सी बात है, इंक्रीज होगा, क्योंकि आप वाटर बढ़ा रहे हो, आयन तो बढ़ेंगे, लेकिन आयन आपको जरूरी नहीं ना कि इकट्ठा मिल जाए, कुछ क्वांटिटी में मिलते हैं और कुछ क्वांटिटी में मिलते हैं, फिर भी वाटर की वजह से इनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन होता है। और डिस्टेंस अगर मेंटेन हुआ तो इट्स मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, इसकी मोबाइलिटी क्या हो जाएगी, वो मोबाइलिटी का मतलब समझते हो कि आयंस का मोशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात ध्यान से समझना, हमने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया, यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीज किया, आयन इंक्रीज हुए प्लस डाइल्यूशन इंक्रीज करने के साथ उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो मीन्स अगर जैसे ये प्लस है और ये माइनस वाला आयन है तो डिस्टेंस आपका बढ़ा तो इट्स मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो ये दोनों आजाद हो गए, मोबाइलिटी बढ़ जाएगी, मोशन इनका बढ़ जाएगा, मूवमेंट सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। अब मूवमेंट बढ़ गया तो मीन्स कंडक्टेंस जो है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब कंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो अब मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। ध्यान रखना, कंडक्टेंस बढ़ेगा तो चलो देखो,
अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको ये क्लियर है कि जितनी बार हम लोग वाटर मिलाते हैं पॉजिटिव निगेटिव आयन बार बार मिलते हैं, चाहे वो 0.5% ही मिले, लेकिन बार बार मिलेंगे। तो इट्स मीन अब ये हमें कैलकुलेट करना हम लोगों के लिए पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा कि कौन से टाइम पीरियड पे उसका कंसंट्रेशन जीरो होगा। कंसंट्रेशन समझते हो कि हम लोगों को सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट में न के बराबर लगे, क्योंकि वो बार बार पॉजिटिव निगेटिव आयन में टूटता चला जा रहा है। ऐसे केस में चाहे जितना भी टूट रहा है, चाहे 1% टूट रहा है, अगर वो 0.1% भी टूट रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उसके आयन्स इंक्रीज हो रहे हैं। इट्स मीन आयन इंक्रीज हो रहे हैं, कहीं चेंज आपको दिख रहा है। तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि सॉल्यूट नहीं है, उसमें ना के बराबर है, नील है, क्योंकि आयंस कोई ना कोई आपको चेंज मिल रहा है, आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। अब आयंस इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। बट कौन से टाइम पीरियड पे मोलर कंडक्टिविटी अपना सैचुरेशन पॉइंट लेगी, वो टाइम पीरियड हम लोगों को इजीली नहीं मिल पाएगा। अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखो, ग्राफ के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस के लिए अगर ग्राफ की बात की जाए तो हम लोग को पता है कि लैम्डा एम क्या है, कंसंट्रेशन का रूट, जो कि जिसके लिए हमने ग्राफ के लिए ये फॉर्मूला लिया था ना कि लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन रूट। अब अगर इसकी हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाए तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा एम होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। हम लोग को पता है कि कंसंट्रेशन अगर यहाँ पर हाई है, इधर जाएंगे तो इधर कम होगा, इधर ज्यादा होगा। तो अगर इस पॉइंट पे इसका कंसंट्रेशन ये है तो मोलर कंडक्टिविटी ये, ठीक। धीरे धीरे हमने क्या किया, कंसंट्रेशन कम किया तो कंसंट्रेशन कम करने में ये क्या होगा, पीछे की ओर आएगा, ये लाइन पीछे की ओर आएगी। और कंसंट्रेशन जब कम होता है, आपको बता चुके हैं हम कि कंसंट्रेशन जब हम लोग डिक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, इट्स मीन क्या हो रहा है, डाइल्यूशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। बात समझ रहे हो, ध्यान से समझना। तो अब यहाँ पर कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी आपकी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। और लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्वल वेरिएशन नहीं मिलेगा। जैसे स्ट्रॉन्ग के केस में, यहाँ पर ग्राफ के केस में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई थी और जब यहाँ पर टच हो गई थी तो वहां पर आपने क्या कह दिया था, इट्स मीन यहाँ पर जीरो कंसंट्रेशन हो गया और वो क्या हो गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गई। लेकिन वीक के केस में ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, आपको स्ट्रेट नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लियर ही नहीं है कि कितनी बार कितने आयंस आपके डिसोसिएट हो रहे हैं। तो ऐसे केस में ये जो ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। और कुछ टाइम बाद जो है ये डाइल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है और ये मोलर कंडक्टिविटी के बीच का ये ग्राफ का जो कर्व है वो पैरेलल होगा। पैरेलल समझते हो, मीन्स इस तरीके से आमने सामने पैरेलल होगा। अब ये नहीं क्लियर है कि कौन से टाइम पीरियड में ये पैरेलल लाइन इस पैरेलल लाइन से मिल जाएगी। अगर यहीं पे मिल जाती तो हम लोग क्या कह देते, इसकी ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। क्योंकि ये मिल नहीं रही है, कब तक मिलेगी वो पता ही नहीं है, जिसे हम लोग कह सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो पता ही नहीं है। तो इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जहां पर हम लोगों को लैम्डा नॉट एम किसका मिलेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मिलेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मिलेगा। और जिसकी हम लोग लैम्डा नॉट एम दैट मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकेंगे, वो हम लोग के लिए आसानी नहीं है, क्योंकि ये मिल ही नहीं रहा है। मिल जाता तो जीरो कंसंट्रेशन पे जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते थे, इजिली यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की हेल्प से फाइंड कर सकते थे। बट यहाँ पर इजिली फाइंड नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ weak electrolyte, and weak electrolyte will always dissociate into their positive negative ion when their dilution will increase. Okay, तो जब आपको पता है कि पानी डालोगे ये प्लस माइनस में टूटता जाएगा तो कहाँ पर इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, वो तो आपको यहाँ पर
मिल ही नहीं पाएगी इजली। इसके लिए कोलार्श ने क्या दिया, अपना लॉ दिया, और इनके लॉ की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ गए? वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कोलार्श लॉ का। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो जीरो कंसंट्रेशन पे लैम्डा नॉट की वैल्यू मींस मोलर कंडक्टिविटी की सैचुरेशन पॉइंट वैल्यू, जहां पर वो कांस्टेंट हो गया था स्ट्रॉन्ग की तरह, वो वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है, जल्दी नहीं मिल रही है, बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल लाइन। ओके, सो देयरफॉर कोलार्श हैज गिवन लॉ एंड कोलार्श हैज गिवन अ सॉल्यूशन फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों कि जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका ये लाइन जो है कभी ना कभी जाके मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा वो आपको यहाँ पर वीक के केस में कहाँ मिलेगा वो आपको क्लियर ही नहीं है। क्यों नहीं क्लियर है, क्योंकि वीक प्लस माइनस आयन कब तोड़ना बंद करेंगे, कितना डाइल्यूशन किया जाएगा, वो हम लोग को इजिली नहीं मिलेगा। हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं। ऐसे केस के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कोलार्श लॉ का। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कोलार्श लॉ। इक्वल टू द सम ऑफ लैम्डा नॉट कैटायन एंड लैम्डा नॉट एनायन। ओके, सो सबसे पहले कोलार्श के अकॉर्डिंग आपको अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है तो बकायदा आपके एनसीईआरटी में लैम्डा नॉट कैटायन एंड एनायन का एक टेबल प्लॉट है। ठीक है, उसमें भी आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, आपकी कैटायन एनायंस की वैल्यू गिवन होगी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, जिसकी हेल्प से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया लैम्डा नॉट m हमने किसके लिए लिया, AlCl3। ठीक है, इसके लिए लिया। तो अब आप लोगों को पता है कि AlCl3 जो है वो ऐसे होता है Al प्लस प्लस ट्रिपल प्लस, ठीक है, एंड Cl माइनस कितने टाइम, 3 टाइम। तो इसका कैटायन ये है और एनायन ये है। ठीक है, ध्यान से समझना, कैटायन Al ट्रिपल प्लस और एनायन 3Cl माइनस। तो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा नॉट, ठीक है, Al ट्रिपल प्लस। ओके, Al ट्रिपल प्लस सिर्फ 1 टाइम है। अब 1 टाइम हमने क्यों बोला, देखो इधर बगल में कैटायन के बाद जब हम एनायन लिखने गए तो लैम्डा नॉट Cl माइनस, और कितनी बार है, 3 टाइम है, इसलिए यहां पर हमें क्या मेंशन करना होगा, 3। बात समझ गए? और अगर यहां पर जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए हमने लिया, जैसे कि देख लो एग्जांपल है हमारे पास लैम्डा नॉट MHCl। इसके लिए पता करना है तो हम लोग सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, क्योंकि H भी 1 टाइम है और Cl भी 1 टाइम है, इसलिए आप इसे सिंपली मेंशन कर सकते हो। और अगर कैटायन और एनायन के नंबर ऑफ आयंस आपके डिसोसिएशन के बाद, जैसे कि अभी Al3Cl3 के केस में मिला था कि Al आपको 1 टाइम, यानी कि कैटायन जो है Al 1 टाइम मिला और एनायन जो है 3 टाइम मिला, तो आपको बकायदा इस तरीके के फॉर्मूले में इसे मेंशन करना होगा। दोनों की वैल्यू, कैटायन एनायन की वैल्यू ऐड करके इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो आप लोग। क्लियर? और अब इसकी हेल्प से आप लोग कोलार्श लॉ की हेल्प से और भी क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो फिर लिख सकते हैं आप लोग टू कैलकुलेट the limiting molar conductivity of weak electrolyte with the help of strong electrolyte। जो हम लोग की प्रॉब्लम थी ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे,
तो कोलार्श ने हम लोगों को बहुत सिंपल मेथड बताया कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कुछ स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग लैम्डा नॉट एम बोलेंगे, of weak electrolyte with the help of a strong electrolyte, we can use Colar's law. ओके, सो आपको अब ये क्लियर हो गया कि कोलार्श लॉ की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको हम रफ करने वाले हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अच्छा, थैंक यू। तो आप क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिससे हम लोग कोलार्श लॉ की हेल्प से क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो कैसे? सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर देते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोडियम एसीटेट इज 100 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स and for NaCl and HCl is 425.9 and 126.4 Siemens centimeter square mole inverse. Calculate limiting molar conductivity for acetic acid. For acetic acid you know weak electrolyte, ये weak acid है और इसकी हमें क्या करनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि वीक जो भी एसिड होते हैं उनका जीरो कंसंट्रेशन हम लोगों को ईजिली नहीं मिलता है, क्योंकि वो बार बार प्लस माइनस आयन में टूटते हैं। तो जीरो कंसंट्रेशन हम लोग को ईजिली नहीं मिलता है, पता नहीं कब मिले, कौन से डाइल्यूशन पे मिले, जिसको हम लोग इन्फानाइट बोल चुके हैं। तो उसके लिए कोलार्श ने हम लोग को मेथड दिया। अब देखिए कैसे हम लोग को करना है। तो हम लोग को कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और वीक की निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखो, जिसकी भी निकालनी है पहले तो उसको देखो कि जिसकी निकालनी है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट एम जो है वो किसका है, CH3COOH का निकालना है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा नॉट CH3COO माइनस लैम्डा नॉट H प्लस, लिख सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, हमें जो जो चीजें दी गई हैं उसको एक बार अपने माइंड में फ्रेम करने के लिए लिख लो साइड में। आपके पास है CH3COO Na और क्या है, NaCl है और क्या है, HCl है। ठीक है, चलो इन तीनों में से कौन से इलेक्ट्रोलाइट से आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन और एनायन मिलेगा। तो देखो इस वाले से हमें क्या मिल सकता है, एनायन, एसीटेट आयन, देखो ठीक। और इस वाले इलेक्ट्रोलाइट से देखो हमें H प्लस आयन मिल सकता है। जब ये टूटेगा तो क्या देगा, H प्लस आयन। तो जो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट से सिमिलरिटी रखने वाले कैटायन और एनायन दे, उनको क्या करना है, उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर देना है। और जिससे कुछ नहीं मिले उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि माइनस कर देना है। तो कैसे करोगे, देखो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COO Na की है, इसको, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की है, इसको प्लस कर देना है और माइनस करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl को। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने के बाद इस चीज को इन दोनों में से क्या करना है, माइनस कर देना है। बात समझ रहे हो। तो अगर इसी चीज को हम खोल दें तो कैसे खोलेंगे, हम इसको खोलेंगे, पहले इस वाले हिस्से को अगर हम खोलें तो कैसे लिखेंगे, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, ऐसे लिखेंगे ये हिस्सा। ठीक, इसका पहला वाला हिस्सा। अभी इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं क्योंकि हम वहां पर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इसके लिए हमने यूज किया। फिर अब इसकी बारी, प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, ठीक है, अब इसके लिए लिखना है, और फिर लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक, इसको भी हमने तोड़ दिया जैसे कोलार्श ने बताया था। ठीक, अब इसकी बारी, तो यहाँ पर बीच में लगा है माइनस NaCl वाले से पहले, फिर लिखेंगे लैम्डा नॉट Na प्लस एंड लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक है, कैटायन एनायन ऐड में है। ठीक है, एडिशन ऑफ कैटायन एनायन फॉर सोडियम एसीटेट,
addition of cation anion for hydrochloric acid and addition of sodium chloride means cation anion of sodium chloride. इन दोनों के को ऐड में हमने लिखा था, जैसा अभी हमने बताया, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है। और जो आयन सिमिलरिटी नहीं रखता है, जो इलेक्ट्रोलाइट आयन से सिमिलरिटी नहीं रखता है, उसको हमने माइनस में रखा है। ठीक, अब चलो इधर वाले हिस्से का ब्रैकेट खोलेंगे और इधर वाले हिस्से से की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या है तो 100 है, इसकी वैल्यू क्या है तो 425.9 है। ध्यान से समझना, फॉर NaCl एंड HCl इज, तो ये जो थोड़ा सा हमने वर्डिंग लिखा है ना NaCl HCl, इसको हम यहाँ पर H कर देते हैं HCl एंड NaCl। ठीक है, ये लॉजिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज जो है वो हमने अपोजिट पुट कर दी है, ये फिक्स वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू जो है NaCl वाली ये है 126.4 और HCl वाली ये है। ठीक है, सेंटेंस से आपको पता चल रहा होगा कि सोडियम एसिडेट की तो गिवन है, HCl की ये होगी और NaCl की ये होगी। बकायदा टेबल आपकी NCERT में गिवन है। तो देखो HCl की क्या है 425.9 और NaCl की क्या है 126.4। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रख दी। अब इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है। इधर क्या होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो लैम्डा नॉट CH3COO माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर माइनस की वजह से अंदर चेंज होगा, तो लैम्डा नॉट Na प्लस और याला प्लस। ये नहीं कि इसके ऊपर का आयन आप चेंज कर दो, ये जो प्लस है एडिशन वाला प्लस, इसको ये प्लस माइनस की वजह से चेंज हो गया, माइनस में बदल गया और लैम्डा नॉट Cl माइनस। समझ लो ध्यान से। अब इधर देखो कुछ चीजें तुम्हें कैंसिल होते हुए दिख रही हैं। ये जो Na प्लस है ये पॉजिटिव में और ये निगेटिव में, तो कैंसिल। ये आपका Cl माइनस पॉजिटिव में और ये निगेटिव में, तो कैंसिल। बचा क्या यहाँ पर लैम्डा नॉट CH3COO माइनस और लैम्डा नॉट H प्लस। क्लियर, इसको ऐड कर लीजिए 525.9 माइनस 126.4। ओके, माइनस कर लीजिए तो ये हो गया 5 और ये आपका माइनस किया तो 9। ठीक है, ये आपने इसमें से माइनस किया तो ये आपका 11 हो गया, 11 में से 2 माइनस किया तो फिर से 11 में से आपने 2 माइनस किया तो 9 और ये 4 में से बन गया तो 399.5। ठीक, यूनिट क्या होगी तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और यहाँ पर क्या होगा, कैटायन आपका H प्लस है, एनायन एसिडेट आयन है, इन दोनों का एडिशन क्या होता है, ये होता है, जो कि हम लोगों ने कोलार्स लॉ की हेल्प से पहले ही लिख रखा था। तो अब यहाँ पर इन दोनों को मिला जुला के हम ये बोल सकते हैं लैम्डा नॉट CH3COOH means weak electrolyte means limiting molar conductivity for acetic acid, okay, is 399.5 Siemens centimeter square mole inverse। आपने देखे बहुत इजीली स्ट्रॉन्ग की हेल्प से वीक की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली है। और वहाँ जो डाइल्यूशन कर रहे थे वहाँ पर तो ढूंढते रह जाते कि कहाँ इसका जीरो कंसंट्रेशन मिलेगा। तो ये तरीका हम लोगों को कोलाश ने बहुत सिंपल दिया और इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत इजी आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। ट्राई टू सॉल्व कोलाश लॉ रिलेटेड न्यूमेरिकल फ्रॉम योर NCERT, फ्रॉम योर बोर्ड पेपर आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ बोर्ड के पेपर में जो भी 10 ईयर्स में कोलाश से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं सब ऐसे ही हैं, सिंपल से हैं, बहुत टफ नहीं है, सॉल्व कीजिए। कहीं डाउट हो तो हमसे पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।